जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 देखेंगे, उसके हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये 8 चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं हम। क्या है फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, लगभग 2300 साल पहले। ठीक है, अशोक के दादा थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य थे जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, की सहायता से अशोक के दादा इस साम्राज्य पर शासन कर पाए। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। ठीक है, चाणक्य के विचारों को किस में रखा गया है? उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में। अब सेकंड पॉइंट बनता है यहाँ पे वंश का। वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश का कहा जाता है। ठीक है, यह है वंशवाद। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले थे चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। ठीक है, ये भी वंशवाद ही है। अब साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब ये साम्राज्य की बात हो रही है कि वहाँ बहुत से नगर थे। राजधानी उसकी पाटलिपुत्र और उज्जैन तथा तक्षशिला नगर प्रमुख थे। ठीक है, उज्जैन की बात करें तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था उज्जैन। देखिए नेक्स्ट है तक्षशिला। तक्षशिला क्या था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग था तक्षशिला। और नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगर की बात हो रही है। नेक्स्ट है साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। आगे देखिए, मध्य भारत में ज़्यादातर जो जंगल थे वहाँ लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, अब आगे है कि अलग अलग इलाकों में विभिन्न भाषाएं और अलग अलग प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते थे। अब थर्ड पॉइंट जो इसमें बनता है वो है राज्य साम्राज्य से भिन्न किस प्रकार था। ठीक है, तो राज्य और साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य राज्य से काफ़ी बड़े हुआ करते थे और रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादा संख्या में कर वसूलने और अधिकारियों की ज़रूरत थी। देखिए, जो फोर्थ पॉइंट है वो है साम्राज्य का प्रशासन। आखिर प्रशासन को कैसे चलाया जाता था? प्रशासन की बात करें तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, जो इलाका था, वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण हुआ करता था और इस इलाके में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करते थे। तो ये हो गई साम्राज्य के प्रशासन की बात। आगे बताया जा रहा है कि संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यक्रमों पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। फिर है कि अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बना करके भेजा जाता था। और नेक्स्ट है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब आगे बताया जा रहा है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र हुआ करते थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। आगे है अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो था वो कंबल के लिए और सोने और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत काफ़ी प्रसिद्ध था उस टाइम पे। अब नजराना क्या था? मौर्य काल में नजराना कर नियमित तथा नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। विविध पदार्थों के रूप में लोग स्वेच्छा से भी देते थे, जिसे नजराना बोलते थे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि राजधानी में सम्राट का क्या रोल था, ये बताया जा रहा है। तो मेगस्थनीज की बात करें तो वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। कौन? मेगस्थनीज। ठीक है,
कब आया था, अगर क्वेश्चन बने कि मेगास्थनीज कब आया था, तो वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है। अब साम्राज्य के जंगल वाले इलाके काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, वहाँ से हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ों की उम्मीद की जाती थी, वहाँ से वो चीज़ें मिल जाती थी। 6 पॉइंट है कि अशोक एक अनोखा सम्राट, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक, और पहले शासक थे जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कौन सी लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। ठीक है। अशोक का कलिंग युद्ध 7 पॉइंट है, अशोक का कलिंग युद्ध, जिसके बारे में हमें देखना है। तो कलिंग की बात करें तो कलिंग क्या था? कलिंग एक क्षेत्र था तटवर्ती उड़ीसा का, प्राचीन नाम है ये। ठीक है। और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, और युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा यानी हो गई थी, और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। नेक्स्ट 8वां जो पॉइंट है वो है अशोक का धम्म। धम्म की बात करें तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का एक प्राकृत रूप है। कर्मकांड ना करने की सलाह दी गई इसमें, और अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों को दान देना, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी प्रशंसा करना, ये सारी चीज़ें इस धम्म में थी। और अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी, जो कि जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे उस टाइम पे। ठीक है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि राजा के संदेश को उन लोगों को भी पढ़ के सुनाए जो खुद से नहीं पढ़ सकते। ठीक है। नेक्स्ट है कि धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ग्रीस, मिस्र तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे गए थे अशोक के द्वारा। उन्होंने सड़कें बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे, और विश्राम गृह भी बनवाए थे, तथा मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं वो पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। कब आई है? आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं पिछले सैकड़ों वर्षों से इसी लिपि में उत्पन्न हुई है। और 2400 साल पहले की बात करें तो चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कराया था। कब? 2400 साल पहले। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। उद्देश्य क्या था? पशुपालक लोगों से रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट है कि अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा, क्योंकि राज्य की जो सीमाएं थी वो बदलती रही थी, और दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी दीवार? 6400 किलोमीटर लंबी थी, और तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई थी। ठीक है। हर 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज भी बने हुए थे। निगरानी के लिए क्या बनाए गए थे? बुर्ज। ठीक है। इसी बात में ये था हमारा 8 चैप्टर। ठीक है। आज इसके भी नोट्स हमने देख लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 9 चैप्टर के हैंड रिटन नोट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।